हेलो स्टूडेंट्स। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका पर हमारी चर्चा चल रही थी। हमने देखा था कि कैसे भारत ने विश्व शांति और सामूहिक सुरक्षा के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए प्रारंभ में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त कर ली थी, तब जबकि वो एक स्वतंत्र राष्ट्र भी नहीं था। और बाद में जब वो स्वतंत्र हुआ, उसके बाद अपनी विदेश नीति के सिद्धांतों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से एवं अपने सांस्कृतिक विरासत के वशीभूत होकर सांस्कृतिक परंपराओं के अनुपालन के क्रम में उसने संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापना की कार्यवाहियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और केवल यही नहीं, बदलती परिस्थितियों के संदर्भ में उसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की मांग भी उठाई है। हालांकि उसकी इस मांग पर अभी तक कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हो सकी है, और उसकी वजह यह है कि बहुत से देश, जिनमें महाशक्तियां भी शामिल हैं, भारत की इस मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि भारत सहित जर्मनी, ब्राजील और जापान जैसे देशों को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त हो और उन्हें भी निषेधाधिकार प्राप्त हो। जो महाशक्तियां हैं, यानी भूतपूर्व सोवियत संघ और अमेरिका, वो ये तो चाहते हैं कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने, स्थायी सदस्यता में वृद्धि की जाए, स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए सुरक्षा परिषद में, लेकिन उनको निषेधाधिकार प्रदान करने के प्रश्न पर बड़े राष्ट्र सहमत नहीं है। और राष्ट्रों ने इस मांग के विरोध में एक नया ग्रुप भी गठित कर लिया है, जिसको कॉफी हाउस की संज्ञा या कॉफी क्लब की संज्ञा दी जाती है, जिसका नेतृत्व पाकिस्तान और इटली जैसे देश कर रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि किसी भी रूप में भारत सहित इन ग्रुप 4 के देशों को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त न हो। दूसरी तरफ ग्रुप 4 के जो मेंबर्स हैं, भारत भी जिसका सदस्य है, उनको ये कतई स्वीकार्य नहीं है कि उन्हें सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता तो दी जाए, लेकिन निषेधाधिकार से वंचित रखा जाए, क्योंकि वो ये मानते हैं कि इससे संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई संरचनात्मक सुधार संभव नहीं होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुधार का और सुधार की इस पहल में भारत की भूमिका का। इसके साथ साथ हमने देखा था कि कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विधायी अंग है, महासभा, उसकी विभिन्न गतिविधियों में भारत ने कैसे भागीदारी निभाई। अब बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य उद्देश्य है, दुनिया में शांति की स्थापना, संघर्षों को समाप्त करना, संघर्षों को रोकना, युद्ध विराम की कार्यवाही का निरीक्षण करना और राष्ट्रों के आर्थिक राजनीतिक पुनर्निर्माण में योगदान देना, ये सभी शांति स्थापना और शांति अनुरक्षण की कार्यवाही में शामिल है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की इन कार्यवाहियों में भारत की भागीदारी कैसी रही है, इसको हम देखेंगे। हम ये देखते हैं कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म के समय से ही, जब से संयुक्त राष्ट्र संघ गठित हुआ, तब से लेकर अब तक भारत उसकी शांति स्थापना की कार्यवाहियों में अनवरत रूप से सहभागी रहा।
जैसे 1950 के दशक में कोरिया युद्ध में युद्ध बंदियों के विषय में भारत ने मध्यस्थता की और 1953 में कोरिया युद्ध को समाप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाई। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, इन दोनों का समर्थन दो महाशक्तियां कर रही थी। इनके मध्य युद्ध शुरू हुआ था और इस युद्ध की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन के द्वारा हस्तक्षेप किया गया। विवाद का समाधान करने की कोशिश की गई। भारत ने इसमें मध्यस्थता की, दोनों पक्षों को बिठाकर शांति समझौते के लिए तैयार किया और कोरिया युद्ध आगे बढ़ने से रह सका। शांति स्थापना वहां संभव हुई। 1954 में जिनेवा समझौते के अंतर्गत हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के विषय में जो 3 अंतर्राष्ट्रीय आयोग गठित किए गए, इनके विवादों के समाधान के लिए उनकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई। भारत ने हिंद चीन के मामले में भी संयुक्त राष्ट्र संघ का भरपूर सहयोग किया। 1956 में हम देखते हैं कि स्वेज संकट के समाधान में भी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता था और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने इस समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये स्वेज क्राइसिस क्या थी? स्वेज नहर मिडिल ईस्ट में है। इसमें इस नहर के व्यापारिक प्रयोग को लेकर विवाद था और यूरोपीय शक्तियों की निगाह स्वेज नहर के रास्ते पर लगी हुई थी। स्वेज के प्रश्न को लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने एक साथ मिलकर मिस्र पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि स्वेज मिस्र के भूभाग में आती थी। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आपातकालीन सुरक्षा बल था, उसने प्रभावी ढंग से युद्ध विराम कराने की कोशिश की। ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल को रोका कि वो आगे ना बढ़ें, मिस्र पर किए गए अपने आक्रमण को वहीं रोक दें और ज्यादा आगे आक्रामक कार्यवाही ना करें। तो युद्ध विराम की ये जो कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई, उसमें भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ का पूरा सहयोग किया। 1960 के दशक में हम देखते हैं कि अफ्रीकी राष्ट्र कांगो में अशांति उत्पन्न हुई और यहां भी शांति स्थापना की कार्यवाही में भारतीय सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांगो बेल्जियम जैसे यूरोपीय देश का उपनिवेश था और औपनिवेशिक शासन से उसको मुक्ति मिली थी 30 जून 1960 को। लेकिन आजादी के बाद इस देश में घरेलू हिंसा भड़क उठी। हिंसा किस बात को लेकर? आपसी दो गुटों में विरोध की भावना, संघर्ष की भावना। जब हिंसा भड़क उठी तो बेल्जियम ने यहां अपनी सेना भेज दी दोबारा से, ये कहते हुए कि वहां पर जो यूरोपीय लोग रह रहे हैं उनके हित सुरक्षित नहीं है, उनकी सुरक्षा के लिए हम सेना भेज रहे हैं। लेकिन कांगो ने बेल्जियम की इस कार्यवाही को अपने राष्ट्र के अंदर हस्तक्षेप माना और संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रार्थना की कि वो इस हस्तक्षेप को समाप्त करे और कांगो की स्वतंत्रता की रक्षा करे। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत सहित बहुत सारे एशियाई अफ्रीकी देशों की सहायता से कांगो में सेना भेजी और वहां पर
उसकी स्वतंत्रता का रक्षण किया, बेल्जियम के हस्तक्षेप से उसको मुक्ति प्रदान की। साथ ही जो आंतरिक अशांति चल रही थी वहां, उसका भी समाधान किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो इस मामले में भी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही। अब तक भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग 49 शांति कार्यवाहियों में भाग लिया है और अपने शांति सैनिकों को भेजा है। आज स्थिति यह है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाला राष्ट्र है। 1,95,000 सैनिकों को उसने संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन में लगाया है और इस कार्य में सैकड़ों भारतीय सैनिकों को शहादत भी देनी पड़ी है। भारत के सतीश नामबियार और जयशंकर मेनन, ये संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में कमांडर के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। 1947 से लेकर 1962 तक का जो पीरियड है, उसमें ये माना जाता है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों में सक्रिय रुचि दर्शाई। इसी समय में संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो राजदूत वी.के. कृष्ण मेनन थे, उनके नेतृत्व में भारत ने शांति रक्षक की भूमिका निभाई। शीत युद्धोत्तर काल में भी हम देखते हैं कि भूतपूर्व जो युगोस्लाविया रहा है, सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी यूरोप के जो देश थे, वहां भी बहुत ज्यादा अशांति हुई, वहां भी विद्रोह हुए, संघर्ष हुए और युगोस्लाविया उनमें से एक था। वहां पर हम देखते हैं कि जातीय भावनाओं का उग्र रूप दिखाई दिया और उसकी वजह से वहां हिंसा भड़क उठी। सर्बिया और बोस्निया के मुसलमानों के मध्य जातिगत हिंसा भयंकर रूप में प्रकट हुई। क्रोएशिया में भी जातिगत भावना के चलते जो हिंसा हुई, उसमें हजारों लोग हताहत हुए और ये संघर्ष 3 वर्षों तक चलता रहा। अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा बल के नेतृत्व में वहां पर युद्ध विराम स्थापित हुआ और इस बार भी युद्ध विराम की स्थापना की कार्यवाही में भारत के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। 1998 में हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने भारत के प्रकाश शाह को इराक में अपना विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव होते हैं, वो शांति स्थापना की कार्यवाही के तहत किसी भी प्रतिनिधि को किसी भी देश में अपना दूत नियुक्त कर सकते हैं, विशेष प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं। तो कोफी अन्नान ने भारत के प्रकाश शाह को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया इराक में। इराक के साथ यूएन का जो समझौता हुआ, उस समझौते के माध्यम से इराक के अस्त्र शस्त्र के भंडार में इजाफा न हो आगे, इसका निरीक्षण करने के लिए एक विशेष आयोग नियुक्त किया गया और इस समझौते से लाभ ये हुआ कि इराक पर अमेरिकी आक्रमण की जो संभावना बढ़ रही थी, वो टल गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा भारत के एक राजनयिक प्रतिनिधि में विश्वास व्यक्त करना और उसे अपने प्रतिनिधि के तौर पर इराक में नियुक्त करना, ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रभावी भूमिका, उसकी शक्ति का संकेतक है। तो नाना रूपों में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना योगदान देता है, उसकी शांति कार्यवाहियों में भागीदार बनता है।
उसकी भूमिका दिनों दिन केंद्रीय होती चली जा रही है। इसके साथ साथ भारत संयुक्त राष्ट्र संघ को वित्तीय सहयोग भी प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया के सभ्य राष्ट्रों की आपसी सहमति से गठित संगठन है। उसकी कार्यवाहियों के लिए वित्तीय स्रोत कहां से आते हैं? जितने भी सदस्य देश हैं वो थोड़ा थोड़ा योगदान करते हैं, अपने हिस्से का वित्त प्रदान करते हैं, जिससे शांति स्थापना की कार्यवाहियां संचालित होती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का ऑर्गेनाइजेशन संभव हो पाता है। तो भारत ने न केवल सैन्य सहायता प्रदान की यूनाइटेड नेशंस को, बल्कि वित्तीय सहयोग भी प्रदान किया, क्योंकि भारत एक बड़े राष्ट्र के रूप में अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को समझता है। वो ये समझता है कि बिना वित्त के संयुक्त राष्ट्र संघ पंगु हो जाएगा, उसकी शांति स्थापना की कार्यवाही संभव नहीं होगी। तो बढ़ चढ़कर वो वित्तीय सहयोग प्रदान करता है यूनाइटेड नेशंस को। 2015-16 में हमने देखा कि उसका वित्तीय योगदान 34 मिलियन अमेरिकन डॉलर का था। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो भी बजट होता है उसमें भारत नियमित रूप से योगदान करता है। भारत का योगदान 2009 में 250 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक और कोष है लोकतंत्र कोष, जिसका निर्माण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान के द्वारा किया गया था 2005 में। इस कोष का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दुनिया के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के सुचारू संचालन के लिए, लोकतांत्रिक सरकारों के गठन के लिए, लोकतंत्र के मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं उन्हें दूर करने के लिए, और लोकतंत्र के प्रमुख घटक नागरिक समाज संगठनों को मजबूत बनाने के, जो गैर सरकारी संगठन है, जो आम जन की आवाज बनते जा रहे हैं, स्वैच्छिक रूप से विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी निभाते हैं, विभिन्न समाज सुधार के कार्यक्रमों को संचालित करते हैं, सरकार की विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने में सहयोग देते हैं, उनको मजबूत बनाने के लिए इस कोष का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ लोकतंत्र में मानवाधिकारों का सम्मान किया जाता है, इसलिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी व्यक्ति मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करता है या कैसे मानवाधिकारों की प्राप्ति अधिक से अधिक संभव हो सके, इस बात के लिए, इस प्रयत्न के लिए जो भी खर्च होता है वो खर्च इस कोष के द्वारा वहन किया जाता है। साथ ही ये भी देखता है संयुक्त राष्ट्र संघ की जनतांत्रिक प्रक्रियाओं में, जनतांत्रिक प्रक्रियाएं मतलब इलेक्शन के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनना, प्रतिनिधियों को नियंत्रण में रखना, उनकी आलोचना करना संचार माध्यमों से या अन्य मास मीडिया के माध्यम से। इन सब कार्यवाहियों में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस कोष के माध्यम से सहयोग दिया जाता है। उसकी कोशिश ये रहती है कि एक देश में जितने भी समूह हैं, जितने भी वर्ग हैं, उन सब का राजनीतिक व्यवस्था में उन सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, सभी भागीदार बने, इलेक्शन प्रोसेस में सब भाग लें, सरकार की नीतियों और योजनाओं से सब लाभान्वित हो, सबको उनकी जानकारी हो, सभी अपनी राय मशविरा दे सकें, सुझाव दे सकें विभिन्न सार्वजनिक मुद्दों पर। तो इस तरह का वातावरण जो लोकतंत्र के अनुकूल है, लोकतंत्र के विकास के लिए जरूरी है, ऐसे वातावरण को निर्मित करने में वित्तीय सहयोग
संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस कोष के माध्यम से प्रदान किया जाता है और भारत इस कोष में भी अपना वित्तीय सहयोग प्रदान करता है। वित्तीय सहयोग के अलावा भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से कुछ पहल की। पहली बार कोई प्रस्ताव भारत ने अपनी बल पर, अपने विवेक के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, अपनी और दुनिया की आवश्यकता को महसूस करते हुए संयुक्त राष्ट्र के मंच पर रखा है। खुद इस बारे में पहल की गई है भारत के द्वारा और उसकी इस पहल को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा स्वीकार भी किया गया है। जैसे एक महत्वपूर्ण पहल भारत के द्वारा की गई 2014 में, जब उसने संयुक्त राष्ट्र महासभा से ये डिमांड की कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की जाए। महासभा ने भारत के इस प्रस्ताव को स्वीकारा। उसे ये लॉजिकल लगा, तार्किक लगा, दुनिया के लिए कल्याणकारी लगा, लिहाजा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय, उसका प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पारित किया गया। क्योंकि भारत ने ये प्रेजेंट किया कि योग जो है उसका उद्भव भारत में हुआ है और ये योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्रियाओं का समन्वित रूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में रखा 27 सितंबर 2014 को, तो उन्होंने योग को भारत की प्राचीन परंपरा का विश्व को अमूल्य उपहार घोषित किया और ये बताया कि योग के माध्यम से मनुष्य और प्रकृति के मध्य सद्भावनापूर्ण संबंधों का विकास हो सकता है। हम सब जानते हैं कि वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति ने मनुष्य को प्रकृति से दूर किया है। मनुष्य प्रकृति का स्वामी बनने की कोशिश करता रहा है, प्राकृतिक नियमों को अपने विवेक के अधीन बनाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन ऐसा करना पर्यावरणीय दृष्टि से, स्वयं मनुष्य के अस्तित्व की दृष्टि से विनाशकारी है। तो इस विनाश को रोकने के लिए जरूरी है कि प्रकृति और मनुष्य दोनों के मध्य सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित किए जाए। दोनों को दोनों की जरूरत है। मनुष्य के लिए प्रकृति जरूरी है, प्रकृति का हर जीव, हर वनस्पति जरूरी है उसके अस्तित्व के लिए, और प्रकृति के संरक्षण के लिए मनुष्य का प्रयास जरूरी है। पेड़ पौधे जब मनुष्य द्वारा लगाए जाएंगे तभी वो पनपे। अगर मनुष्य उन्हें काटता रहेगा तो वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाए। तो दोनों के संबंध परस्पर पूरक हैं। इस बात की समझ योग के माध्यम से विकसित की जा सकती है और ये योग आज की पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में, मनुष्य के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो ये जो योग है वो दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य और दुनिया भर के लोगों की भलाई का एक सर्वांगीण दृष्टिकोण है। वो केवल एक्सरसाइज नहीं है, वो केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि इसका पर्पस हर तरह की भलाई है। दुनिया की भलाई का भाव इसमें छिपा हुआ है। इस आधार पर योग का समर्थन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने प्रस्ताव के माध्यम से, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के इस पहल को, इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। केवल इतना ही नहीं,
अप्रैल 2017 में हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो डाक प्रशासन है उसने योगासनों से संबंधित 10 स्टैम्प टिकट जारी किए और 21 जून को योग दिवस के रूप में क्यों मनाया जाए, इसके लिए भारत ने तर्क दिया कि ये दिन जो है वो वर्ष का सबसे लंबा दिन है कुछ देशों के लिए और इस लंबे दिन का दुनिया के विभिन्न भागों में विशेष महत्व। भारतीय परंपरा इस दिन के विषय में क्या कहती है कि इसी दिन भगवान शिव ने मानवता को योग का ज्ञान दिया था और योग का ज्ञान देने वाले भगवान शिव आदि गुरु कहलाए थे। तो इस तरह से धार्मिक परंपराओं के आधार पर, विज्ञान के आधार पर भारत ने इस दिवस को योग दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव रखा था और भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन 177 देशों के द्वारा ध्वनि मत से किया गया। ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। योग दिवस के प्रस्ताव के अलावा 2016 में भारत ने एक और प्रस्ताव रखा। वो क्या था कि 14 अप्रैल के दिन को विश्व समता दिवस के रूप में मनाया जाए। क्यों? क्योंकि ये दिवस भारतीय संविधान के निर्माता और दलित वर्ग के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है। हम सब ये जानते हैं कि अंबेडकर ने आजीवन सामाजिक समानता की लड़ाई लड़ी थी। तो ये सामाजिक समानता केवल भारत राष्ट्र के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि दुनिया भर में जहां कहीं भी विषमता है उसको दूर किया जाना वांछित है। मानवता के विकास की दृष्टि से जरूरी है और सबसे बढ़कर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो सतत विकास के लक्ष्य घोषित किए गए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य, उनको प्राप्त करने के लिए भी ये जरूरी है कि दुनिया में जितनी भी विषमताएं हैं, जितनी भी असमानताएं हैं, चाहे वो जातिगत हो, प्रजातिगत हो, क्षेत्रगत हो, लिंगगत हो, वर्गगत हो, सभी तरह की विषमताओं को, सभी तरह की असमानताओं को, हर तरह के भेदभाव को दूर किया जाए। क्योंकि सतत विकास का मतलब होता है कि विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों, दुनिया के सभी राष्ट्रों, दुनिया के सभी वर्गों, सभी लिंगों के लोगों को मिलना चाहिए। और विकास केवल इस पीढ़ी के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी के विकास को ध्यान में रखकर ही विकास का मॉडल अपनाया जाना चाहिए। इसमें पर्यावरण के संरक्षण की बात भी आ जाती है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस तरह से किया जाए, उनका उपयोग इस तरह से किया जाए कि वो एकदम से समाप्त ना हो जाएं, बल्कि उनका एक अक्षय स्रोत निरंतर बना रहे, जिसका लाभ आगे आने वाली पीढ़ियां उठा सके। तो ऐसा विकास तभी संभव हो सकता है जब दुनिया भर में जो विषमता दिखाई देती है, विभिन्न आधारों पर, विभिन्न वर्गों के मध्य, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य, विभिन्न लिंगों के मध्य, वो विषमता दूर की जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बार भी भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसने 14 अप्रैल को विश्व समानता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया।
तो यहाँ भी देख रहे हैं कि आप भारत कैसे अपनी पहल पर कुछ प्रस्तावों को रख रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वो प्रस्ताव तार्किक होने के कारण, उपयोगी होने के कारण, दुनिया के लिए कल्याणकारी होने के कारण स्वीकार किए जा रहे हैं। ये स्वीकृति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के प्रस्तावों की स्वीकृति भारत की बढ़ती हुई शक्ति का प्रमाण है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विभिन्न अभिकरण हैं, विभिन्न संस्थाएं हैं, उनमें भी भारत का प्रतिनिधित्व क्रमानुसार बढ़ता रहा है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी राजदूत आमतौर पर दो सभ्य राष्ट्र आपस में संबंधों के संचालन के लिए एक दूसरे देश में अपने दूतों को भेजते हैं, राजनयिक प्रतिनिधियों को भेजते हैं, लेकिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भी स्थायी रूप में अपना राजदूत नियुक्त किया है। वर्तमान में टीएस तिरुमूर्ति को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ में। शरणार्थियों के विषय में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हाई कमीशन है जो दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति का अध्ययन करता है, उनके लिए पुनर्वास के प्रयास करता है, उनके अधिकारों की रक्षा का प्रयत्न करता है। इस कमीशन में भी भारत की प्रमुख भूमिका रही है। दिल्ली में इसका जो कार्यालय है उसमें जॉन अब्राहम को इस कमीशन का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो स्थायी राजदूत है यूनाइटेड नेशंस के शरणार्थियों का जो हाई कमीशन है उसमें भारत के प्रतिनिधि हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें भी भारत की भागीदारी रही है। भारत को समय समय पर प्रतिनिधित्व प्राप्त होता रहा है। अब तक 3 सदस्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के नियुक्त हो चुके हैं, और 1985 से 1988 तक के लिए नागेंद्र सिंह को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश रहे हैं दलवीर भंडारी, उनको 2 बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ऑडिट पैनल है जो उसके खर्चों की जांच करता है, उसके द्वारा जो खर्च किए जाते हैं विभिन्न मिशंस पर, संगठन के रखरखाव में, कार्मिकों की व्यवस्था में, सेनाओं की व्यवस्था में, उसकी जांच की जाती है कि वो खर्च सही तरीके से हुआ है या नहीं। तो खर्च की जांच के लिए जो लेखांकन का पैनल नियुक्त किया जाता है, उस पैनल के अध्यक्ष के रूप में 2016 में भारत के विनोद राय को नियुक्त किया गया, और शशिकांत शर्मा को संयुक्त राष्ट्र के ऑडिटर जनरल के बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया। तो आप देख रहे हैं कि विभिन्न अभिकरणों में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ चढ़कर है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसकी सेवाओं को शीर्ष स्तर पर स्वीकार करते हुए विभिन्न संस्थाओं में भारतीय प्रतिनिधियों को नियुक्त किया है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अपने शांति दूत के रूप में, शांति प्रतिनिधि के रूप में भी भारतीय प्रतिनिधियों को नियुक्त किया। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की जो भूमिका है वो बहुआयामी है। प्रतिनिधित्व से लेकर शांति स्थापना की कार्यवाहियों तक,
और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की मांग तक उसकी भूमिका का आयाम बहुत विस्तृत। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ कार्य करते हुए भारत को कई बार कुछ कटु अनुभव भी हुए। उसकी भूमिका का मूल्यांकन जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत विरोधी प्रस्ताव भी लाए गए और संबंधों में एक तरह की कड़वाहट सी देखने को मिली। तो ऐसे कौन से अवसर थे, कौन से मुद्दे थे जिन मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की पहल को भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध माना, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे।